एक बार उन क्वेश्चंस के आंसर बता दूं फटाफट। यस यस सर। सर, बता दो। एक तो ये बताओ किस किस ने वो क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं किए है। किस किस ने वो क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं किए हैं। कर लिए सर। चलो देखते हैं। एक बार हैंड रेज करना किस किस ने क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं किए। जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर बता सकता कोई अगर कर लिया है तो। ए और बी बताने हैं बस मुझे। v इज इक्वल टू रूट ई बाय रो। मैं कह रहा हूं ए और बी बताने हैं। ए हाफ बी माइनस हाफ, फॉर्मूला अपने आप बना लेना। सेकंड का आंसर a इज इक्वल टू b plus 2 c minus 1। -1। इधर आ जाओ। ए हाफ बी हाफ सी माइनस हाफ। सी 3/2 बी माइनस 1/2 और बी माइनस हाफ। ए माइनस हाफ। कोई डाउट? सर नो सर। ए माइनस 1 बी हाफ सी माइनस हाफ। A1 B1 C2। इधर आ जाओ। A1 B1 C3। इधर आ जाओ। A1 B1 C1। इधर आ जाओ। A1 B माइनस 1 C माइनस 1। इसमें आ जाते हैं। A1 B माइनस 1 C4। C4। यस सर यही है। ये क्वेश्चंस मैंने घर से दिए थे। इनमें से कोई डाउट हो कोई करवाऊं पहले ये बताओ। नो सर कोई डाउट नहीं। सर एक बार आंसर मैच नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है। चैट बॉक्स में लिख दो किस किस का कौन कौन सा आंसर मैच नहीं हो रहा है या कौन सा क्वेश्चन समझाना है। अरे एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिखा। 9th का आंसर ये लो। यस सर। 5 का आंसर मैच नहीं हो रहा। सही है सर सारे। चलो देख लेते हैं 5 में कुछ गड़बड़ कर दी होगी। देख लेते हैं 5 देख भी लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है। समझ लेते हैं कि कैसे क्या कुछ हमें करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक हो रहा है 9 का आंसर मैच नहीं हो रहा। 5 और 9 में दोनों समझा दे रहा हूं। फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन एल टी एंड म्यू। फ्रीक्वेंसी क्या है? एल L1 की पावर ए। देखते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं है कर रहे हैं। टी टेंशन थी। टेंशन एक फोर्स होती है। फोर्स का होता है M1 L1 T-2 की पावर B। ठीक है। म्यू मास पर यूनिट लेंथ है। ये हो गया M1 L-1 C। समझ आ गई क्या है? मास पर यूनिट लेंथ मतलब म्यू हो गया M1 L-1 C। आप देख सकते हो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं ये मैंने आपको कल घर से दिए थे। ये क्वेश्चन ये वाला मैं समझा रहा हूँ क्योंकि कई कह रहे हैं इसके आंसर मैच नहीं हो रहे तो हम उसको देख रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। नो सर। नो सर। अब M0 L0 T-1
This is m to the power b plus c, l to the power a plus b minus c, t to the power minus 2b. कोई डाउट? बोलो बेटा। No, sir. अब कंपेयर करता हूं b प्लस c तो आ गया 0, a प्लस b माइनस c आ गया 0, a प्लस b, अच्छा टेंशन को टाइम ले लिया, ठीक है कोई नहीं, और माइनस 2b आ गया -1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1/2, b 1/2 तो c आ गया -1/2, c -1/2, b 1/2, तो a आ गया -1। बस कर लोगे आंसर आ जाएगा। और कौन सा था, एक 9th का आंसर मैच नहीं हो रहा, चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने 9th का आंसर मैच नहीं हुआ, हम क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लेते हैं। 9th है, V depend on eta A rho B RC. Question number 9. V depend on eta A rho B RC. ठीक है, V बेटा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आएगा m0 L1 T माइनस। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बताना क्या था? 1 t minus m m1 l1 t minus 1 m1 L1 था या L -1 था? -1 Minus. ठीक है, m1 L -1 था शायद, मेरे को जहां तक याद है। -1 रो डेंसिटी का m1 L -3, r रेडियस का L1, कंपेयर करते हैं बेटा, m0 L1 t -1, this should be equal to m to the power a plus b, l to the power minus a minus 3b plus c, t to the power minus a. कोई डाउट? बोलो बेटा। तो यहां से No, a sir. plus b 0, माइनस a इक्वल टू -1, तो यहां से a1 आ गया, a1 तो b -1, अब माइनस a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 1, a की जगह 1, b की जगह -1, किसी को कोई डाउट? No, sir. No, ये sir. हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। नो सर इन 10 क्वेश्चन में कोई और डाउट जो कल दिए थे? चलो आगे करें फिर। सर चलो अब आगे देखते हैं, कितनी एप्लीकेशन हमने कल कर ली थी? 4 हो गई Four. सर और कंप्लीट फोर्थ हो हो गई गई थी थी। सर। लास्ट एप्लीकेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ढंग से समझेंगे लास्ट एप्लीकेशन को। लास्ट एप्लीकेशन इज 5th एप्लीकेशन। 11th क्लास में सर ये लास्ट ही है क्या? 11th में लास्ट ही है, लास्ट एप्लीकेशन है। 11th में 5 एप्लीकेशन होती है, 12th के कुछ यूज करते हैं ना जब हम, तो थोड़ी दिक्कतें आती है, वो भी अपन 12th वाली चीजें पढ़नी नहीं है, ठीक है। मैं एक बार पूरा डायमेंशन करा दूं, फिर मैं ना आपको 4 या 5 वीडियो शेयर करूंगा डायमेंशन की, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे 5th एप्लीकेशन देखो, आपको ध्यान हो, मास, लेंथ एंड टाइम, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं सर। मान सकते हैं सर। क्यों? आपस में डिपेंड तीनों नहीं करती, पहली बात ये, और तीनों लेंथ में मास नहीं आएगा, टाइम में मास नहीं आएगा, आएगा तो कुछ और चीजें आएगी, अभी देखते हैं। जैसे समझ आ गई ये क्यों मान सकते हैं? कोई डाउट है? बोलो बेटा। No, sir. No doubt. अब अगर मैं कह दूं लेंथ, टाइम और वेलोसिटी, क्या मैं इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट मान सकता हूं? नो No, सर sir. क्यों? वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी नहीं है सर। नहीं, अब इसका कुछ और लॉजिक होता है, वो समझना है आपको पहले।
क्यों नहीं मान सकता ये समझना है बेटा। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? L1t minus 1. L1t माइनस वन। क्या वेलोसिटी को मैं इन दो की टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ? Yes sir. तो क्या Yes, वेलोसिटी sir. फंडामेंटल हुई कि डिराइव हुई? Drive होगी. तो derive हुई. डिराइव हुई। खाली इन दोनों की टर्म में डिराइव हो रही है, इसलिए क्या इसको मान सकता हूँ? लेंथ, टाइम एंड फोर्स। No sir. No sir, नहीं मान सकते. Sir, ये भी नहीं derive मान है. सकते सर, ये भी डिराइव्ड है। क्या मैं इसको सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मान सकता हूँ? No sir. इसको मान सकते हैं। No क्यों sir. मान सकते हैं देखना। लेंथ और टाइम तो अलग हो गए, बिल्कुल ठीक है। क्या फोर्स सिर्फ लेंथ और टाइम की टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है? कोई और चीज भी चाहिए? Pass भी है. मास Sir, भी चाहिए। मास भी चाहिए। अगर जो थर्ड क्वांटिटी है या कोई भी एक क्वांटिटी बाकी दो की टर्म में कंप्लीटली एक्सप्रेस की जा सके, बाकी दो की टर्म में कंप्लीटली एक्सप्रेस की जा सके, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। बोलो बेटा। समझ नहीं आया सर। आ गया बेटा सेकंड वाले में समझो। वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंथ और टाइम की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? जा सकता जा है सकता है सर। यस सर वेलोसिटी को लेंथ और टाइम की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है सर किया जा सकता है। तो वेलोसिटी इज कंप्लीटली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम, इसलिए ये फंडामेंटल का सेट नहीं है। उसके लिए और कोई चीज नहीं चाहिए ना। वेलोसिटी इज L1t माइनस 2, खत्म हो गया। नहीं समझे? समझ गए sir. तो वो नहीं है। क्या फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? M1 L1t minus 2. क्या खाली लेंथ और टाइम की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? No No sir. sir. ये साथ में क्या चाहिए? Mass. मास चाहिए। तो इसको फंडामेंटल मान सकते हैं। क्यों? इससे एक नई चीज पता लगी। क्या? मास के बारे में। बोलो बेटा। ओके सर, आ गया समझ। Yes sir, आगे समझ. क्या मैं वेलोसिटी, लेंथ और एक्सेलरेशन, बेटा मैंने कल भी बोला था अपना माइक बंद रखा करो, जब जरूरत हो तभी ऑन करें। वेलोसिटी, लेंथ और एक्सेलरेशन को सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मान सकता हूं? नो नहीं मान सकता, बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/l, पढ़ा होगा। यस तो एक्सेलरेशन इन दोनों की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। समझ आ गई मैंने क्या कहा? बोलो बेटा। Yes sir. कोई डाउट है? No doubt sir. समझ में आ गया कब सेट ऑफ फंडामेंटल मानते हैं, कब सेट ऑफ फंडामेंटल नहीं मानते। जैसे मैं कह दूं फोर्स, मोमेंटम एंड टाइम। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा? फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। यस सर। Yes sir. फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो फोर्स को मोमेंटम और टाइम में लिखा जा सकता है, तो इसको भी हम सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मान सकते। नहीं भाई। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? बोलो बेटा। Yes sir. तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कब ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट है और कब ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं है। अब अगली जो एप्लीकेशन है वो इसी पे बेस है। इस पे बेस पहले बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। आज थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, आसान वाले भी कराऊंगा। ये लास्ट एप्लीकेशन है, उसके बाद हम लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। फिर हमारा ये डायमेंशन वाला पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा, जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते होते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अभी ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन की फॉर्म में करा रहा हूँ फिफ्थ एप्लीकेशन। इफ फोर्स F, velocity v and time t are considered as fundamental quantities, then find the
dimensional formula. Find the dimensional formula of mass. किसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है? मास का। अब बड़े ध्यान से लॉजिक के साथ चीजों को समझना। बेटा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। वैसे फंडामेंटल की डेफिनेशन ये होती है जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। फंडामेंटल, एक फंडामेंटल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, पर अगर सेट की बात करते हैं तो सेट का मतलब ये होता है कि वो आपस में एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं करती। जैसे मास को लेंथ में नहीं लिख सकते, लेंथ को टाइम में नहीं लिख सकते। अब जैसे फोर्स, वेलोसिटी और टाइम आ जाए, क्या फोर्स को वेलोसिटी और टाइम में लिखा जा सकता है? उसके लिए मास तो चाहिए ना बेटा। तो इसका मतलब वो कोई एक नई इंफॉर्मेशन दे रहा है, मास। तो अगर हम ऐसे किसी चीज को फंडामेंटल का सेट मान ले तो हमें मास का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। अब आप कहोगे सर मास का तो हमें पता है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1 होता है। मास का डायमेंशन फॉर्मूला अब m1 नहीं लिखना है। अब हमें जो मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, हमारे जो डायमेंशन फॉर्मूला होते थे वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में होते थे। हमारे जो डायमेंशनल फॉर्मूला होते थे वो फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में होते थे। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला हमें अब एफ, वी और टी की टर्म में चाहिए फाइनल आंसर में। किसी को कोई डाउट? मास का डायमेंशन फॉर्मूला हमें एफ, वी और टी की टर्म में चाहिए। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? Yes, sir. फोर्स, वेलोसिटी और टाइम अब फंडामेंटल है। हम जो जैसे फोर्स का लिखते थे m1 l1 t-2 लिखते थे, पर उस टाइम पे फंडामेंटल मास, लेंथ और टाइम होती थी। अब जो फंडामेंटल है वो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम है। तो इसका मतलब मुझे अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला एफ, वी और टी की टर्म में चाहिए, वो हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं। फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दिखाऊंगा। मेरे पास अभी सिर्फ सामने शायद कौन सी बुक है ये, प्रीवियस ईयर, नीट की प्रीवियस ईयर है, इसके क्वेश्चन देख लेंगे। इसी में से 3 क्वेश्चन जेई मेन में भी आए हुए हैं, हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। जेई मेन वाली प्रीवियस ईयर अभी मेरे सामने नहीं है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में भी बता दूंगा मैं आपको। समझ में आ गया? चलो देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कि हमें कैसे करना है ये क्वेश्चन। कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बी केयरफुल। बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉजिक के साथ चीजें समझनी है, ढंग से करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम 4th एप्लीकेशन पे है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मास है वो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करने वाला है। आपका जो मास है वो किस किस पे डिपेंड करने वाला है? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। तो मास डिपेंड ऑन फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, तभी तो आप उसकी टर्म में उसको लिख पाओगे। कोई डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. चलो अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला अपने को जो पता है आप तो वही लिखेंगे। फाइनल आंसर एफवीटी की टर्म में चाहिए। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला। कोई डाउट? बोलो। No doubt, sir. अब m1 l0 t0 करना भाई। मास की पावर a, l की पावर a प्लस b, t की पावर -2a माइनस b प्लस c। कोई डाउट? बोलो बेटा। No doubt, sir. a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गया, sir. a प्लस b कितना आ गया? b के पावर -1, b की -1 वैल्यू आ गई, sir. b की वैल्यू -1 आ गई। -2a माइनस b प्लस c 0 है, तो हो गया -2a माइनस -1 प्लस c। तो -1 आ गई सर c की। c की वैल्यू भी 1 आ गई। कोई डाउट? No. समझ में आ गया? c भी 1 आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो बेटा। No, sir. No doubt. sir. तो अपना क्या बना? मास का फॉर्मूला क्या बना? मास डिपेंड ऑन फोर्स की पावर 1, ठीक है, v की पावर -1, t की 1। तो मास डिपेंड ऑन f1 t1
v माइनस 1। कोई डाउट? सर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे नहीं आएगा? बेटा डायमेंशन फॉर्मूला बताना है ना, मुझे फॉर्मूला थोड़ी डिराइव करना था। डायमेंशन फॉर्मूले में बस हमें ftv की टर्म में लिखना है, हमें उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान ही नहीं रखना। बोलो बेटा। ओके सर। ओके सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नो डाउट सर। नो सर। करके दिखाओगे क्वेश्चन फटाफट? यस यस सर। सर। यस सर। सर हाँ सर बोलो बोलो। सर अभी आपने कहा था फंडामेंटल क्वांटिटी जो पेयर होते हैं वो इन पे डिपेंडेंट नहीं करते, जो तीन होते हैं सर, ये तो लेकिन पूरा पूरा डिपेंडेंट कर रहा है मास एफ और वी पे। नहीं, मैंने यही कहा है, आपस में नई इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। देखो ध्यान से, ये एक अलग क्वांटिटी है, इससे एक अलग चीज पता लगी लेंथ, इससे एक अलग चीज पता लगी टाइम। बेटा लेंथ से लेंथ पता लग गया, सही है, टाइम से टाइम पता लग गया, क्या वेलोसिटी ने कोई नई इंफॉर्मेशन दी या लेंथ और टाइम की टर्म में लिखी गई? लेंथ और टाइम में दे। तो फायदा नहीं हुआ, फंडामेंटल नहीं है। इसने एक अलग इंफॉर्मेशन दी लेंथ, इसने एक अलग इंफॉर्मेशन दी टाइम, क्या फोर्स ने कोई नई इंफॉर्मेशन दी या लेंथ और टाइम की टर्म में लिखी गई? मास भी दिया है। मास भी दिया, तो फंडामेंटल का सेट हो सकता है। ओके सर। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। करोगे क्वेश्चन? चलो यस क्वेश्चन है, सर। इफ फोर्स लेंथ या फोर्स वेलोसिटी लिख लेते हैं, छोड़ो। इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर considered as fundamental quantities, then find the dimensional formula of Planck constant। किसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना बेटा? प्लैंक कांस्टेंट h का डायमेंशन फॉर्मूला आप। स्नेहा, h का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा? स्नेहा, h का डायमेंशन फॉर्मूला चैट बॉक्स में लिख दो बेटा। साहिब, h का डायमेंशन फॉर्मूला? युगम सही है बिल्कुल। बताओ तनु, h का डायमेंशन फॉर्मूला? If you are not able to speak, then you can write in the chat box. पुलकित, h का डायमेंशन फॉर्मूला देख लो, बुक उठाओ, बुक में से देख लो। मैंने कहा था नहीं याद तो याद होने चाहिए। सर M1 है पुलकित बेटा, MLT की टर्म में चाहिए अभी तो। साहिब बता क्या बोल रहा था बेटा? तन्वी ने लिख दिया, नमिता ने लिख दिया। साहिब, h का डायमेंशन फॉर्मूला चलो देखते हैं। M1 L2 T-1 ये होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप बुक में से देख सकते हैं। फोर्स की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, टी की बात करें, कोई डाउट? नो सर। अब ये बन गया M1 L2 T-1 m की पावर a
L की पावर a प्लस बी, t की पावर -2a माइनस बी प्लस सी। कोई डाउट? नो सर। बेटा मैं आपको शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा, कईयों को शॉर्टकट अभी समझ में आएंगे, कईयों को नहीं आएंगे, देखते हैं। ठीक है, पुलकित v वाली पावर में गड़बड़ कर गया, चेक करते हैं। a की पावर 1, a 1 हो गया, a प्लस बी a प्लस बी 2 है, तो b 1 आया बेटा, ना कि -1। -2a C is equal to -2. माइनस बी प्लस सी -1 है। जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया -2 -1 प्लस सी इक्वल टू -1, कट गया तो सी आपका 2 आ गया। नहीं आया समझ? आप देख लो, ए बी सी आपके 1 1 2 आ गए, वैल्यू पुट कर दो बस। एच का क्या आ गया? F1 V1 T2। क्या मुश्किल है? नो सर। बहुत मुश्किल है या नहीं है? नो सर। नहीं है नहीं सर। सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, अब Yes, शॉर्टकट पे आता हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में किस किस को पता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला? फोर्स का फॉर्मूला, सर हमें पता है सर। फोर्स का फॉर्मूला बताओ, डायमेंशन नहीं फॉर्मूला। M में। मास इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पता है सबको? Yes sir. व्हाट इज एक्सेलरेशन? लिख सकता हूं? Yes sir. हमें तो मास का निकालना था, क्या गया मास? मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? Ft/v। मतलब F1 T1 V माइनस F1 T1 V -1। कोई डाउट? No sir. नो सर। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? Yes sir. इज इट क्लियर? Yes. यस सर। चलो उसके बाद शॉर्टकट समझ आया कैसे किया? Yes sir. सर दोबारा बताना एक बार। सर एक बार। देखो कोई डायमेंशन डिराइव वैसे ही हो गए थे। तो फोर्स का फॉर्मूला सबको पता होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता? होता है सर। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। यस सर। तो यहां से मैंने मास निकाल दिया, फोर्स इनटू टाइम बाय वेलोसिटी। कोई डाउट? नो डाउट फोर्स सर। इनटू No, टाइम sir. बाय वेलोसिटी। तो फोर्स का F1 टाइम का T1 वेलोसिटी नीचे था, ऊपर आया तो -1 हो गया इसका काम। यही अपना आंसर आया था, यहां से भी यही है। अब आ जाओ अगले में, क्या निकालना? प्लैंक कांस्टेंट H। H का फॉर्मूला F is equal to H T by M. ये समझ आया? अरे क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। यस सर क्लियर है। अब एनर्जी को क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्टेंस। यस सर। अब डिस्टेंस की टर्म में चाहिए अपने को या वेलोसिटी की टर्म में चाहिए? फोर्स तो चाहिए, फिर चाहिए एक वेलोसिटी एक टाइम। सर डिस्टेंस की टर्म। डिस्टेंस की टर्म में नहीं, किस किस की टर्म में चाहिए? वेलोसिटी और वेलोसिटी की और टर्म। टाइम की टर्म। वेलोसिटी, डिस्टेंस को क्या लिख दो? वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर। आ गया? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है सर।
ये बेटा अभी कईयों को कम समझ में आएंगे क्योंकि ये वाले फॉर्मूले याद नहीं होते, मेरे को तो याद है, प्रैक्टिस के साथ हो जाते हैं। ये सबको पता है एनर्जी का फॉर्मूला एच नहीं होता तो एच का आ गया एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो पता है सर। एनर्जी को लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये भी पता है। यस सर। अब डिस्टेंस की टर्म में चाहिए नहीं ना मुझे तो चाहिए वेलोसिटी और टाइम की टर्म में, तो डिस्टेंस को लिख दिया वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके सर, आ गया। हाँ बेटा क्लियर है। यस आ जाऊं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। यस। आज कर लो। देखते हैं, मैं वही करा रहा हूं जो अभी डायमेंशन पे बेस है। इसके अलावा इस चैप्टर में से एक एरर वाला पार्ट बनता है, वहां से भी क्वेश्चन के चांस होते हैं। एक साल एरर पे आ जाएगा, एक साल डायमेंशन पे आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब बड़े ध्यान से समझ लेना, मैं आसान अभी 11th वाले बेस के करा रहा हूँ, 12th वाले बेस के नहीं करा रहा हूँ। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, नीट 2016 का क्वेश्चन, लॉजिक के साथ समझेंगे। लिखा हुआ है, वर्डिंग लिखी हुई है, मैं वर्डिंग पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन सोल्व करूंगा। बी केयरफुल व्हाइल लिसनिंग वर्डिंग्स। प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट and Newton gravitational constant are three fundamental quantities. दोबारा सुन लो, Planck constant, speed of light and Newton's gravitational constant is the three fundamental quantities. तो कौन सी एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया? फोर्थ एंड फिफ्थ पे। फिफ्थ में फोर्थ यूज होती है ना। ये दिया हुआ है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। कह रहा है इसमें लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। डायमेंशनल या मींस यू हैव टू फाइंड द कॉम्बिनेशन फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, ये आपको निकालना है। ऑप्शंस आर गिवन, बड़ी खतरनाक ऑप्शंस हैं। रूट एच जी बाई सी की पावर 3 बाई रूट एच जी बाई सी की पावर 5 बाई। मैं आपको ऑप्शन से देखना सिखाऊंगा क्वेश्चन जल्दी कैसे करते हैं, क्या रीजन होते हैं। रूट एच सी बाई जी, ठीक है, और डी ऑप्शन जो दी हुई है रूट जी सी बाई एच की पावर 3 बाई। ये चार ऑप्शंस आपको गिवन है। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है, खतरनाक लग रहा है? सर बहुत खतरनाक लग रहा है ना। ये मैं आपको फिर बता दूं, ये जो टर्म है ना HCG, इस पे बेस टोटल 5 या 6 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इन्हीं को फंडामेंटल मान के इन्हीं की टर्म में कभी लेंथ पूछ लेगा, कभी मास पूछ लेगा, कभी फोर्स पूछ लेगा, कभी एनर्जी पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा। ठीक है, जेई मेन में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, जेई एडवांस में भी आया हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। है। यस सर। करते हैं। हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। हाँ बेटा, हमें लेंथ का निकालना था। हम मानेंगे लेंथ डिपेंड ऑन h की पावर a, g की पावर b, c की पावर c। कोई डाउट? बोलो बेटा। नो डाउट। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो यहां तक? बोलो। नो सर। नो सर। यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। रोहित, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला। L1 सर। m0 पूरा लिख लेना चाहिए, L1 T0। नवीन, h का डायमेंशन फॉर्मूला। सर M1 L2 T-1। बहुत बढ़िया। गौरव, g का डायमेंशन फॉर्मूला। हिमांशु, g का डायमेंशन फॉर्मूला। सर सी क्या है यहाँ पे? ए सी है सी क्या है यहाँ पे?
C Speed speed of of light. light. C is the speed of light. जी कांस्टेंट है या फिर जीरो जी है? C speed of light. जी जी G gravitational constant. हिमांशु बेटा Yes, बोल रहा sir. था कुछ, बता G का डायमेंशन फॉर्मूला। Sir, M1 M1 नहीं था -1. -1, हाँ ठीक है। -1. आगे, L3 बहुत बढ़िया। आगे T2 T2 नहीं होता, -2. हाँ ठीक है। चलो पुष्कर, C का डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशनलेस है। C इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड क्या होती है? T1 है स्पीड का फॉर्मूला L1T -1 L1T -1 L1T -2 T-1, 2 नहीं होता। ये बेसिक सी चीजें तो याद होनी चाहिए। चलो देखते हैं। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं M0 L1 T0, दिस इज MA minus B, L2A plus 3B plus C, T minus A minus 2B minus C। कोई डाउट? बोलो बेटा। नो डाउट सर। No doubt, sir. यहां पर समझेंगे, कंपेयर करेंगे। A minus B should be 0। कोई डाउट? बोलो। No, sir. No doubt. ओ सर तो A और B बराबर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए सर। अब यहाँ पर अब ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, जो भी आएगा आंसर बाद की चीज है। मैं कह रहा हूं इतना पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, उससे ही आंसर आ जाता है। A इक्वल टू B, A और B इक्वल होने चाहिए, मतलब H और G की पावर इक्वल होनी चाहिए। Same आएगी, sir. H और G की पावर सेम आनी चाहिए। देखो क्या इसमें H और G की पावर सेम है? ये हो सकता है। इसमें H और G की पावर सेम है, हाँ ये भी हो सकता है। क्या इसमें सेम है? नहीं है। इसमें सेम है? नहीं है। समझ आया? नहीं है। बोलो। सर फर्स्ट ऑप्शन आएगा क्या? पता नहीं, निकालेंगे, मुझे नहीं पता आंसर। यस सर। अब अपने को ए बी निकालने का फायदा ही नहीं है, अपने को सिर्फ सी की पावर निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं फिर बोल दूं, हमने निकाला ए और बी इक्वल थे, हमने कैलकुलेट किया कि ए और बी इक्वल हैं। अगर ए और बी आपके इक्वल हैं, ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से समझेंगे कि आपको ए और बी मतलब एच और जी की पावर सेम होनी चाहिए, वो इन दोनों में ही सेम है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब बस मुझे सी की पावर डिसाइड करनी है, मैं कर लेता हूँ। सी की पावर डिसाइड क्या आ रहा है, देखो ध्यान से। 2a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 1 है, ठीक है। माइनस ए माइनस 2b माइनस सी, ये कितना है? 0, ठीक है। ए और बी बराबर है, ए और बी को अगर मैं बराबर रख दूं तो यहां से आ गया 5a प्लस सी इक्वल टू 1। ए और बी को यहां से बराबर रख दूं तो माइनस 3a माइनस सी इक्वल टू 0। कैंसिल कर दो, 2a 1 आ गया, a 1/2 आ गया, a 1/2 आ गया, b भी 1/2 आ गया, c a की जगह 1/2 रख दो, 5 into 1/2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c 1 minus 5/2, तो c minus 3/2 आ गया। c की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। c इज इक्वल टू -3/2, मतलब c की पावर -3/2। तो व्हाट विल बी योर आंसर? ए। किसी को कोई डाउट? नो सर, हो गया सर। नो सर। करें No, अगला sir. No क्वेश्चन। doubt. करें सर अगला A1 नीचे करना, A1 नीचे कर दो। में कैसे करेंगे सर? हाँ बेटा। सर इसको 1 मिनट में कैसे करेंगे? ये तो बहुत टाइम ले जाएगा। बेटा कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं जिनको करना ही पड़ेगा, सारे क्वेश्चन लेंथी नहीं होते ना। सर इन क्वेश्चंस की कोई ट्रिक नहीं होती? ट्रिक नहीं होती सर इनकी? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिक नहीं होती, जैसे इसकी नहीं है,
ठीक है, बनाऊंगा ट्रिक, आगे बताऊंगा आपको, अभी आपको समझ में आएगी नहीं ट्रिक। ओके सर। अगला क्वेश्चन फटाफट बताएंगे। बेटा कल जेई मेन वाले भी बता दूंगा, अभी ये नीट वाली बुक मेरे सामने पड़ी थी तो ये बाय चांस मैंने उठा ली, तो प्रीवियस ईयर थे इसमें, इसी में से बता रहा हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन है नीट 2015 का, सुन लेना। इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, हाँ बेटा अगला क्वेश्चन है, इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, if dimensions of critical velocity of a liquid flowing through a tube, लिख ही देता हूं, if dimensions of critical velocity VC flowing through a tube of liquid flowing through a tube are expressed as eta की पावर x, रो की पावर y, r की पावर z, ये दिया हुआ है, where eta is coefficient of viscosity, rho is density, and r is radius, then find x, y and z. आपको x, y और z निकालने हैं। ऑप्शंस आर ए x -1, y -1, z -1, B x1, y1, z1, C x1, y -1, z -1, D x -1, y -1, z1। करेक्ट? यस सर करो। अब आंसर बता दूं सीधा, कैसे आया बताऊं? अब क्वेश्चन की फीलिंग में नहीं जाना कि लिक्विड है, ट्यूब है, ये है, वो है, अपने को मतलब नहीं है उससे। आपको कल वाले लेक्चर पे आ जाना है। कल वाले लेक्चर में अपना एक फॉर्मूला था लास्ट में, ये है यस सर। A1 B -1 C -1 था कि नहीं था? यस सर, ये यस सर। सेम क्वेश्चन है। यस सर। तो x1 y -1 z -1, बोलो। फिर इसको फिर याद करके रखना है, इतना आएगा। ये बेटा फॉर्मूला आएगा आगे, फ्लूइड मैकेनिक्स एक चैप्टर है, उसमें क्रिटिकल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होगा, तो याद तो अपने आप हो जाएगा वहां। नहीं समझ में आया तो मैंने तो 9th क्वेश्चन देख लो, डिराइव करवाया अभी आपको थोड़ी देर पहले, ये रहा। आ गया सर, समझ में। नहीं किया गया? आ गया सर। आ गया सर। ठीक है चलो, मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब है हम जो पढ़ रहे हैं वो पेपर में आता होता है, और हम पेपर वाली चीज पढ़ रहे हैं, फालतू की चीज पढ़ने में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। नीट 2014 का क्वेश्चन 2014 क्या है, सुनना, क्वेश्चन सुनना, देख के फीलिंग आएगी। इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T, किया था अभी? यस सर। अभी दिया था ये तो। आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज हैं? ठीक है, देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। आपको मास का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था। ऑप्शंस आर गिवन टू यू। पहली ऑप्शन
आंसर बोलो। फोर्थ सर, फोर्थ। सर डी। यही ऑप्शन। ये रहा, ये क्वेश्चन कराया है। हाँ बोलो बेटा। यस सर। नीट 2017 में भी आया हुआ है। यस सर। पर वो 12th पे बेस क्वेश्चन था, इसलिए उसको छोड़ दिया मैंने। समझ में आया मैंने क्या कहा है? यस यस सर। सर। यस सर। ऐसे आपको ये चीजें पता लगनी चाहिए। बोलो बेटा, समझ में आ गया मैंने Yes. क्या कहा है? यस सर। जैसे जैसे सर, हम एक- chapter- हाँ बैंक का भी सीरीज कब से स्टार्ट करवाओगे? वो भी मतलब मंडे ट्यूसडे को मेरे पास आ जाएगी मेरे वाला एडिशन। मतलब मेरे वाली पता नहीं कोई गुम हो गई, मेरे वाली मिल नहीं रही मेरे को, उसमें से ट्यूसडे को उसमें से भी बता दूंगा। ट्यूसडे को मेरे पास आ जाएगी, ट्यूसडे वेडनेसडे को, उसके बाद बता दूंगा। हाँ बेटा क्लियर है? ओके सर। यस सर। चलो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कोई बुक वगैरह लेनी है क्या? वैसे तो अगर आप नीट के स्टूडेंट हो और आपने MTG द नीट गाइड जो बुक मैंने बताई थी वो ली है, तो उसकी एक सेकंड एक्सरसाइज है जिसके अंदर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अगर नॉन आप मेड का हूँ सर मैं तो। मैं वही बता रहा हूँ, सुन लो। और अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो नॉन मेडिकल में रैंक अप फिजिक्स के अंदर एक्सरसाइज है पड़ी, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। प्रीवियस ओके ईयर सर, अभी लेने की कर लिए जरूरत सर, बाय। प्रीवियस ईयर अभी लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर 12th के मिड में लेंगे, ताकि हम जब रिवीजन वाले पार्ट पे आए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से एक बुक में से ट्राई कर लेंगे। अभी कोई जरूरत नहीं है लेने की, ठीक है? चलो उसके बाद नेक्स्ट इज limitations of dimensional analysis. Limitations of dimensional analysis. बड़े ध्यान से समझेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, हमें उनको कैसे क्या कुछ करना है, ये चीजें अब हमें समझनी है। ठीक है, देखो हमने डायमेंशन पढ़ा, डायमेंशन पूरा हमने कर लिया, क्या डायमेंशन होते हैं, क्या एप्लीकेशन है, कैसे करना है, क्या कुछ है, ये सब हम देख चुके। अब जब हमने डायमेंशन पढ़ा तो हमने उसके कुछ लिमिटेशंस हमें वहीं पर भी पता लगी। अब हमें उन्हीं लिमिटेशंस को डिस्कस करना है कि वो लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। बड़े ध्यान से यहाँ पे आप उन लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे कि क्या लिमिटेशंस हमने यहाँ पर पढ़ी। तो पहली लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं कि अगर एक रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो फिजिकली करेक्ट होगा? यस सर। कंफर्म है होगा या हो भी सकता है? हो भी सकता है। हो भी सकता है। कंफर्मेशन नहीं है, तो पहली लिमिटेशन ये हो गई, इफ ए रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट then it may or may not be physically correct. कोई डाउट? नो सर। सेकंड देख लेना, आप ध्यान से समझ लेना। Second, if a relation is dimensionally correct, then it may or may not be physically correct. बेटा जब हमने डायमेंशन से चीजें डिराइव की, जो हमने 4th या 5th एप्लीकेशन पढ़ी, उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हुई थी, उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया था कि नहीं आया था? यस सर, आया था। जब उसमें हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया था, तो क्या हमें डायमेंशन उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में बता रहा था या हमें अपनी तरफ से कुछ कंसीडर करना पड़ रहा था?
अपनी तरफ से हमें कुछ अपनी तरफ से सर हमें अपनी तरफ से करना पड़ा था कंसीडर। ठीक है, तो सेकंड लिमिटेशन, डायमेंशनल एनालिसिस does not give any information. Dimensional analysis does not give any information about the constant of proportionality. कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? नो डाउट सर। बोलो बेटा, समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? यस सर। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड, उसके बाद थर्ड देखते हैं। देखो सोचना ध्यान से, यहां पर क्या मैं इस रिलेशन को डिराइव कर सकता हूं? यस सर। सर यस सर। डायमेंशन की हेल्प से? नो सर। डायमेंशन से चेक कर सकता हूं कि ये ठीक है क्या गलत है? क्या डिराइव कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कर सकता डिराइव? डायमेंशन को थोड़ी पता है कि बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा। यस सर। यस सर। तो ये सिंगल टर्म है या मल्टी टर्म रिलेशन है? सर मल्टी टर्म रिलेशन है। एक से ज्यादा टर्म्स हैं। क्या एक से ज्यादा टर्म्स वाले रिलेशन डायमेंशन से डिराइव हो सकते हैं? नो सर। कल हमने डिराइव किया था t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, किया था? यस सर। यस सर। ये सिंगल टर्म है या मल्टी टर्म है? सिंगल सर टर्म। सिंगल टर्म है ये। तो क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस आ नहीं रहा, तभी मैं डिराइव कर पा रहा था। अगर बीच में प्लस माइनस आ जाए तो मैं उसको डिराइव नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब थर्ड लिमिटेशन क्या होगी? सर समझ में नहीं आई थर्ड लिमिटेशन। है? समझ में नहीं आया थर्ड लिमिटेशन। बता रहा हूं बेटा, दोबारा बताता हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम मल्टी टर्म्स रिलेशंस को डिराइव नहीं कर सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम मल्टी टर्म्स रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब है? दोबारा सुनो बेटा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया s इक्वल टू ut प्लस हाफ int स्क्वायर। डायमेंशन से ये तो चेक हो जाएगा कि ये ठीक है कि गलत है। क्या ये रिलेशन डायमेंशन से डिराइव हो पाएगा? डायमेंशन को क्या पता कि बीच में प्लस आना चाहिए या बीच में माइनस आना चाहिए? सर डिराइव कैसे मतलब? डिराइव ऐसे, s डिपेंड ऑन u की पावर a, t की पावर b, a की पावर c। हो जाएगा क्या डिराइव? नहीं हो सकता सर, ये है? नहीं होगा सर। हो सकता सर ऐसे तो। नहीं हो पाएगा ना? यस सर। तो मल्टी टर्म रिलेशन है, मल्टी टर्म रिलेशन में प्लस माइनस आएगा। कोई डाउट? नो सर, आगे समझ। अब नो सर। अगली टर्म y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। ये किया था अपन एक क्वेश्चन, किया था सर, कल ही किया था। क्या मैं इसको डिराइव कर सकता हूँ? यस नो सर। सर। यस सर, हो सकता। नहीं कर सकता। चेक कर सकता हूँ। साइन के साथ थीटा आएगा, थीटा के कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो डिराइव कैसे करूं? यस सर। यस सर। नहीं समझे? समझ गए सर। बोलो बेटा। यस सर। क्योंकि साइन के साथ थीटा आएगा और डायमेंशन को क्या पता साइन में लिखना है कि कोस में लिखना है। ओके सर। यस सर। यस सर। तो कैसे टर्म्स हम डिराइव नहीं कर सकते? ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। ओके सर। कैन नॉट बी डिराइव using dimensional analysis.
बिल्कुल सेम लाइन पर ई की पावर वाले रिलेशंस, मतलब एक्सपोनेंशियल रिलेशंस। कैन नॉट बी डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ए की पावर एक्स का तो कांस्टेंट ही मान लिया था। हाँ वही कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डायमेंशन ही नहीं होते, तो डिराइव कैसे करूं? चेक कर सकता हूं। नहीं समझ आया? आ गया सर। बेटा चेक किया जा सकता है, डिराइव नहीं कर सकते। ऑन द सेम लाइन logarithmic relations cannot be derived using dimensional analysis. कोई डाउट? नो सर। नो सर, नो डाउट। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक और बोलते हैं पर मैं उसको सही नहीं मानता, कई जगह पर वो एप्लीकेबल हो जाती है लिमिटेशन, कई जगह पर नहीं। वो लिमिटेशन ये होती है कि अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा चीजों पे डिपेंड करे, जैसे हमने तो 3 किया था, ए बी सी पावर ली थी, याद है ना, तो भी मैं Yes, रिलेशन sir. डिराइव नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? हम तो 3 ही फंडामेंटल पढ़ते हैं ना, मास लेंथ टाइम, तो 3 इक्वेशन आएंगी, तो ज्यादा से ज्यादा कितने वेरिएबल सोल्व हो सकते हैं? 3। 3, इसीलिए 3 का बोलते हैं। बट मैं इसको क्यों नहीं मानता? क्योंकि कितनी फंडामेंटल होती है टोटल? 7 होता है सर टोटल। सर 7 होते हैं। 7 तक डिराइव कर सकता हूँ अगर और चीजों के डायमेंशन यूज करूं, पर हमें और के अभी यूज करने नहीं, अभी हमने 3 के करने हैं, तो इस हिसाब से। कोई डाउट? नो सर। नो सर। 6 वाले दिखाना लोगरिथमिक रिलेशंस। बेटा जिसमें लोग आ जाए, जैसे लोग के अंदर तो कांस्टेंट होगा ना, तो यहाँ उसके Yes, तो sir. कोई डायमेंशन नहीं होने चाहिए। लोग वाले रिलेशन में डिराइव नहीं कर सकता। इस पे वैसे क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cannot be derived using dimensional analysis? Which of the following cannot be derived using dimensional analysis? Option first, पहली ऑप्शन y is equal to a sin omega t. Second option v equal to u plus at. Third option n equal to n naught e की पावर माइनस लैम्डा t. D option f equal to m v square by r. इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अब सही हो गया, करो। सर फोर्थ ऑप्शन। सर डी। यस सर, डी सर। सर समझ में आ गया लॉजिक क्या है? और Is it clear to everyone? Yes, sir. This yes, is sir. this is all about dimensional analysis.